2019 में टारगेट था 300, आए 303। क्यों ऐसे नहीं आते हैं? याद करिए पश्चिम बंगाल में क्या कहा था जब गृह मंत्री अमित शाह जी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष हम 20 जीतेंगे, मजाक उड़ाया गया था। अरे 2-3 सीटों जीतने वाले 20 कहां से जीतेंगे? कितना जीता? 18। बिहार में जब हमने कहा था हम स्वीप करेंगे तो कितना मजाक उड़ाया गया था। क्या हुआ देखिए, हमने कहा था सपा बसपा गठबंधन होने के बाद उत्तर प्रदेश में कि हम 60 सीटें जीतेंगे, 2/3 बहुमत पाया हमने। कारण क्या है कि धरातल पे काम करते हैं, ईमानदारी से काम करते हैं, शासन सत्ता से जो लाभ गरीब वंचित और जरूरतमंद तक पहुंचना चाहिए उसे पहुंचाते हैं और उसके द्वारा अपना विश्वास बनाते हैं। हमारी स्पष्ट स्ट्रेटजी है, हम आपको बताना चाहते हैं, गरीब कल्याण, विकास, सुरक्षा और आत्मगौरव और उसके साथ संगठन की का व्यवस्थात्मक समर्थन, बस इसके द्वारा कार्य हो जाता है। अब बाकी लोग कागजी हवाई, जैसे भी बोल रहे थे ना जयराम रमेश जी कि दिमाग खुला और मुंह बंद रख के, अब समस्या ये ना कौन से वाले मुंह के लिए कह रहे थे, यहां 1 दर्जन तो मुंह है और फिर वो वाला मुंह जो मुखौटा है या वो वाला मुंह जो वास्तविकता में मुंह है, तो वहां पे तो ये समस्या, इसलिए वहां कागज पे देख रहे हैं 4-4 बैठकें हो चुकी हैं, कोई चीज निकली नहीं, संयोजक भी नहीं बन पाया, कुछ तय नहीं हो पाया। हमारे यहां जो होता है धरातल पे, तो धरातली कार्य और हवाई कार्य में, जमीनी कार्य और हवाई कार्य में जो अंतर होता है वो मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के कार्य और इस विपक्ष के तथाकथित इंडिया गठबंधन के कार्य में। आलोक शर्मा जी, जयराम रमेश जी कह रहे हैं कि बॉल बाय बॉल कमेंट्री करने से नहीं होगा, लेकिन कोई ना कोई कमेंट्री करने के लिए जेडीयू के केसी त्यागी जी आ जाते हैं या ममता बनर्जी आ जाती हैं सब मीडिया में। क्या आपको लगता है कि कांग्रेस पार्टी को नए सिरे से सोचना पड़ेगा? मैं ये प्रश्न इसलिए पूछ रही हूं क्योंकि कई सारे एक्सपर्ट्स ऐसा मानते हैं कि कांग्रेस अपने दम पर क्या बेहतर करती है अगर इंडिया गठबंधन की ये मजबूरियां और ये कलेश जो अब सामने आ रहा है वो आता ही नहीं, अगर वो अपने दम पर जैसा पिछली बार लड़ी थी भारत जोड़ो यात्रा के राहुल गांधी के बाद आगे बढ़ती। और दूसरा हिस्सा मेरे प्रश्न का है कि सीट शेयरिंग पर क्या हुआ? 4 दिन बाकी हैं। देखिए, मुझे लगता है कि आपके पहले प्रश्न का 2 हिस्से हैं, एक बयानबाजी से रिलेटेड है और एक अकेले कांग्रेस लड़ती कि नहीं लड़ती। तो उसमें कहीं पर कोई कंफ्यूजन नहीं है अंजना जी कि इंडिया गठबंधन के साथ कांग्रेस चुनाव में जा रही है। इसमें कहीं पर कोई सेकंड थॉट या कोई किसी तरह का ना पहले था ना अब है। दूसरी बात आती है बयानबाजी की। स्वाभाविक है कि बयानबाजी किसी भी रूप में किसी भी को भी इस तरह की नहीं करनी चाहिए जिससे बीजेपी उसको अपना मोहरा बनाकर उस पिच पर जाकर खेले, चाहे वो हमारी तरफ से हो चाहे गठबंधन में कोई घटक दल हो। और तीसरी बयानबाजी एक और है जो अक्सर पिछले 4-5 दिनों से फिर सुनाई दे रही है कि कुछ हमारे घटक दल के लोग हैं जो सनातन पर और तमाम चीजों पर बयानबाजी कर रहे हैं। आज स्वामी प्रसाद मौर्य और जैसे लोग, विक्षिप्त मानसिकता के लोग जिस तरह से बयानबाजी कर रहे हैं, ये भी तुरंत बंद होनी चाहिए क्योंकि बीजेपी इसका कहीं ना कहीं पूरा फायदा उठाती है और उसके ऊपर चुनाव को ले जाती है। अब मैं आता हूं कि बयानबाजी और तमाम चीजों को हटकर कि किस तरह से मोदी जी चुनाव लड़ते हैं, कौन सी स्ट्रेटेजी रहती है। इनकी स्ट्रेटेजी रहती है कि चुनाव के टाइम में केवल हवाई बातें करो, चुनाव को हिंदू मुसलमान पर पोलराइज करके चुनाव लड़ो। ये बड़ी अच्छी बात कही है। चुनाव के समय पर कन्हैया लाल की बात करो और उसके बाद 1-1 महीने तक मंत्रिमंडल मत बनाओ। आज 5000 लोगों को, कर्मचारियों को राजस्थान सरकार ने निकाल दिया। तमाम योजनाएं जो मोदी जी कहकर आए थे कि चलती रहेंगी वो बंद हो जाएंगी। लेकिन आप देखिए कि फिर वापस चुनाव आएगा, फिर वापस वही मुद्दे उसी तरह के आएंगे कि ऐसा हो गया, वैसा हो गया, हिंदू खतरे में हो गया और वो खतरे में हो गया। इनकी स्ट्रैटेजी कोई नहीं है। इससे ज्यादा नॉन परफॉर्मिंग गवर्नमेंट कोई नहीं हो सकती है। अगर 2014 के भाषण मोदी जी और तमाम उनके प्रवक्ता स्वयं सुन लें, कौन कौन से वायदे कर आप आए थे, 2 करोड़ रोजगार, 15 लाख और काला धन और सबको जेल में डाल देंगे, टैक्स पेयर्स को पैसा मिलेगा, 100 स्मार्ट सिटी बनेगी, जितने वायदे किए थे समझ लीजिए कि वो उनमें से एक भी पूरा नहीं किया करेंगे लोग। 2022 का सपना 2017 में दिखाया था कि 2022 में किसानों की आय डबल होगी, सबके घर के ऊपर छत हो जाएगी और पता नहीं कौन कौन से। अब 2047 के वायदे कर दिए हैं और करेंगे क्या कि चुनाव के समय पर तमाम कांग्रेस के लीडर्स को कोसने का काम करेंगे, अपनी परफॉर्मेंस के ऊपर कोई बात नहीं करेंगे। देश के ऊपर 4 गुना कर्जा हो जाएगा, अंकिता भंडारी के ऊपर किसी तरह के बयान आ जाएं, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। केवल और केवल इनका जो स्ट्रैटेजी है, इनका जो प्लैंक है, वो दूसरों को बदनाम करो, दूसरे के धर्म को बदनाम करो, दूसरे की जाति को बदनाम करो, दूसरी पार्टियों को बदनाम करो, दूसरे प्रधानमंत्रियों को बदनाम करो।
केवल इनका एक ये स्ट्रैटेजी है और उसमें पूरी तरह से ये लोग अपने पूरे तंत्र के साथ जिस तरह से भिड़ते हैं वो पूरी तरह से कामयाब हो जाते हैं। लाडली बहना योजना के इस बार के महीने के पैसे गए हैं कि नहीं, सुधांशु भाई बता दें मुझे। उसके ऊपर बड़ा बड़ा वो था, 18.5 साल तक आप सरकार में रहेंगे, फिर राम मंदिर का पीछे पोस्टर लगाकर उस पर वोट मांगेंगे। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। उनको भी जो बीजेपी के कार्यकर्ता थे उनको सजा मिलनी चाहिए और लाल डायरी में क्या क्या लिखा था आज तक के माध्यम से देश को पता चलना चाहिए। ठीक है राजीव रंजन जी, लेकिन अभी तक ऐसा ही लग रहा है कि इंडिया गठबंधन सर फायर फाइटिंग मोड में है। केसी त्यागी जी आकर कहते हैं कि मुंबई तक तो तय था कि चेहरा नहीं होगा, अचानक चेहरा क्यों हो गया। यानी ममता बनर्जी, जेडीयू, कांग्रेस सब एक पेज पर नहीं है, क्योंकि खुद खड़गे साहब कह रहे हैं कि चेहरे की अभी क्या जरूरत है। अब आप लोग ये फायर फाइटिंग मोड क्या मार्च अप्रैल तक चलता रहेगा? क्योंकि इसकी क्या जरूरत है? अलग अलग जुबान बॉल टू बॉल कमेंट्री कौन कर रहा है? और दूसरा हिस्सा, क्या वाकई ललन जी को हटाकर नीतीश कुमार अध्यक्ष बन रहे हैं? क्या नाराजगी हो गई है? देखिए, सबसे पहले तो अंजना जी, मैं 2 हिस्से में आपकी बातों का जवाब दूंगा। अभी भारतीय जनता पार्टी की जो रणनीति है, अभी तक एनडीए की क्या रणनीति है उस पर चर्चा नहीं हो रही है। भारतीय जनता पार्टी की क्या रणनीति और मुकाबले में इंडिया की रणनीति क्या होगी इस पर चर्चा है। तो मुझे लगता है एनडीए के गठबंधन में तो कोई गतिविधि ही नहीं। भारतीय जनता पार्टी ने जिन 400 सीटों पर 50% से ज्यादा वोट लाने का एक निश्चय जाहिर किया है और उसके हिसाब से उनका कहना है कि वो रोडमैप पर काम कर रहे हैं। तो जहां तक मैं देख रहा हूं कि अकेले दक्षिण भारत में 132 सीटें हैं और दक्षिण भारत में पुडुचेरी, जहां केवल 1 लोकसभा की सीट है, न उनकी कहीं कोई सरकार है और न बहुत ही कोई मजबूत उनकी उपस्थिति है। पूर्वी भारत के, जिसमें मैं बंगाल, बिहार, उड़ीसा और झारखंड को मानता हूं, और उनमें 117 सीटें, 117 सीटों में इनमें चारों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी कहीं नहीं। तो अब देखिए स्थिति क्या है। सवाल ये है कि जब हम जाएंगे तो अलग अलग जो भी अगर आप देखेंगे उत्तर पूर्व के राज्यों में तो 2 बड़े राज्य, अपेक्षाकृत बड़े राज्य, असम और उड़ीसा, असम और त्रिपुरा, बाकी छोटे राज्यों में बहुकोणीय संघर्ष होंगे और उसमें 50% वोट लाने का अगर कोई भी पार्टी अगर दावा करती है तो यह हास्यास्पद है। बिहार में, झारखंड में और उड़ीसा में मिलाकर इतनी सीटें हैं बंगाल में, तो बताइए तृणमूल कांग्रेस के बाद सबसे ज्यादा सीटें किसके पास हैं? बंगाल में हमारे पास। बीजू जनता दल के बाद सबसे ज्यादा सीटें किसके पास हैं? उड़ीसा में हमारे पास। मेजॉरिटी सीटें किसके पास हैं? झारखंड में हमारे पास। एनडीए सबसे ज्यादा जीत के आया था, नीतीश कुमार जी वो चले गए, जब ये लोग अलग रहे थे 2014 में तो हम 30 से अधिक सीटें जीत के आए थे। तो जनाब जो आप कहना चाहते हैं, अरे कागज ही पढ़ लेते तो कम से कम जमीनी यथार्थ नजर आता, परंतु आप लोग उसमें बोल जाते हैं, वो अलग बात है। अब मैं यथार्थ की बात बताता हूं जो आलोक जी ने पूछी। 4 करोड़ गरीब लोगों को प्रधानमंत्री आवास मिला है। इससे पहले मिला था क्या इसमें कोई किंतु परंतु का स्कोप है? और इसमें 3 करोड़ महिलाएं हैं जिनको मालिकाना हक मिला है। मैं दावे के साथ कहता हूं गरीब वर्ग की 3 करोड़ महिलाएं 2014 से पहले मालिकाना हक प्राप्त नहीं थी। 11 करोड़ घरों को शौचालय मिला है। अब हर गांव में बिजली पहुंच गई है, हर गांव में सड़क पहुंच गई है। और जिस IMF में डॉक्टर मनमोहन सिंह काम कर चुके हैं, यानी जिस पे उंगली उठाने की जरूरत कम से कम कांग्रेस तो नहीं कर सकती, उसने भारत की अर्थव्यवस्था को 5वीं रैंकिंग दी है। असंभव! और उसने ये कहा है कि 7.8% के साथ हम सबसे ऊपर जाएंगे। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हमारा 600 बिलियन पहुंच गया है, सबसे ज्यादा फॉरेन का इन्वेस्टमेंट हुआ है। और आज ही आपको पता है जो फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन FPO वो 7,600 हो गए। 10,000 का टारगेट था ताकि किसानों की क्रय शक्ति बढ़ सके। कि जब आप बार बार कहते हैं कि धर्म के आधार पर ये चुनाव जीतते हैं तो आप कहीं ना कहीं मतदाता का अपमान करते हैं। 224 ऐसी सीटें थी 2019 में जब बीजेपी ने 50% से ज्यादा जहां पर वोट हासिल किए। 224 सीट सर, जहां बीजेपी को 50% से ज्यादा वोट्स मिले। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं ये? अब ये 50% जनता क्या धर्म के बहकावे में आ जाती है? क्या इस प्रेमाइस पर चलना सही है इस देश में चुनावी रणनीति के तौर पर? देखिए, मुझे
देखिए, मुझे लगता है कि रणनीति में परिवर्तन, स्ट्रेटेजी में परिवर्तन हमेशा से हर पार्टी में अपेक्षित होता है। मैं ये नहीं कहता कि एक ही मुद्दे के ऊपर तमाम वोट चली जाती हैं, लेकिन उस मुद्दे को मुद्दा बनाया जाता है। आपने भी देखा अभी 3-4 चुनाव में किस तरह से चुनाव में कौन कौन से मुद्दे थे और उसके बाद क्या हुआ फिर मुद्दों का। मुझे लगता है कि जो सुधांशु भाई ने तमाम आंकड़े दिए, मैं उन पर 1 मिनट लेना चाहूंगा। इनके तमाम प्रवक्ता कहते हैं 41 करोड़ मुद्रा लोन दिए, हिंदुस्तान में 26 करोड़ परिवार हैं, मतलब हर परिवार में लगभग 1.25 मुद्रा लोन चले गए। तो ये आंकड़े कहां से लाते हैं, हमें सोर्स नहीं मिला है। अभी इन्होंने कहा 4 करोड़ लोगों को घर दिया। अभी 2 घंटे पहले इनके एक राष्ट्रीय प्रवक्ता कह रहे थे 3 करोड़ लोगों ने घर दिया। मोदी जी एक सदन में आके कहते हैं 11 करोड़ लोगों को नल मिल गया, दूसरे सदन में जाके कहते हैं 14 करोड़ लोगों को नल मिल गया। तो मतलब 26 करोड़ परिवारों में से 14 करोड़ लोगों को नल इन्होंने दे दिया। मतलब कहां से ये आंकड़े लेकर आते हैं? इतना तरक्की किया, इतना विकास किया कि 86 रुपए में आज डॉलर मिल नहीं रहा है, और जिस तरह से पेट्रोल 100 के पार है। अब तो हम जानना चाहते हैं भाई, 1 महीना हो गया, अब गंगानगर का पेट्रोल शायद डीजल सस्ता हो गया होगा राजस्थान में। तमाम मीडिया के साथी हमसे यही सवाल पूछते थे कि वहां पर 2 रुपए महंगा क्यों है। 1 महीना हो गया, अब तो सस्ता हो ही गया होगा। तो ये तमाम जो बहकाने वाले मुद्दे हैं उनको ये लेकर आते हैं, लेकिन ये नहीं बताते हैं कि 35,000 बच्चों ने पिछले 1 साल में संसद पर दिया गया जवाब है कि किस तरह से सुसाइड किया है। हमें ये नहीं बताते हैं कि एनएचएआई के ऊपर कर्जा कितना बढ़ गया। एनएचएआई के 1100 कुछ टोल थे, आज 3700 कुछ टोल हो गए, और हर टोल पे जहां 30-35 रुपए टोल कटता था, आज 100-125 और 150 रुपए टोल कटता है। बैलेंस ऑफ पेमेंट में जिस तरह से इंपोर्ट लगातार बढ़ रहा है, उसके ऊपर कहीं चर्चा नहीं है। मुझे लगता है कि बिजली के जो आंकड़े भी हैं वो तमाम गलत हैं। इन्होंने कहा कि अब सब गांवों में बिजली पहुंच गई है। अरे भाई, 9 साल आपकी सरकार को हो गए। 2014 में 18,500 गांव ऐसे थे जिनमें बिजली नहीं थी। 7 लाख गांव हैं। 7 लाख गांव में हमारे, अगर आप 56-57 साल का हमारा ट्रैक रिकॉर्ड देख लें, तो प्रति वर्ष लगभग 12-13 हजार गांवों में हमने बिजली दी, और आपने 9 साल में 3,000 में भी नहीं दी। तो उसके बाद आप कहते हैं कि बिजली हमने पहुंचा दी। आपको पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर मिला, उसके बाद भी आपका आंकड़ा हमसे नीचे है। तो जब आंकड़ों की बात आएगी तो यह भी पूछा जाएगा कि ऐसी क्या मजबूरी है कि मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के चुनाव के बीच में 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन मिलेगा, इसकी घोषणा करनी पड़ती है। क्या ऐसी मजबूरी होती है कि 2,000 रुपए जो किसान सम्मान निधि है वो उसी समय पर डालनी पड़ती है? मुझे लगता है कि आज किसान की आमदनी मोदी जी के अनुसार तो डबल से ज्यादा हो जानी चाहिए थी, 2022 में डबल होनी चाहिए थी। वो 32 रुपया प्रति व्यक्ति किसान से घटकर वो 27 पर क्यों आ गई? हम तो पूछना चाहते हैं 2016 के बाद किसानों की आत्महत्या के आंकड़े एनसीआर भी क्यों नहीं दे रहा है? अनऑर्गेनाइज सेक्टर में क्या हो रहा है? केवल और केवल हवाई पुलंदा पूरा दिखाकर और उसको स्ट्रैटेजी का हिस्सा बनाया जाता है, इसके अलावा कुछ नहीं है। आज एनएचएआई के ऊपर कितना कर्जा है? सुधांशु भाई तो सांसद हैं, लगभग 13 गुना कर्जा एनएचएआई के ऊपर बढ़ा है। क्या उसको कौन भुगतेगा भाई? 2,05,000 करोड़ का कर्जा देश के ऊपर हो गया। आईएमएफ आपको चिता रहा है, जिस आईएमएफ की आप बात कर रहे थे, और उसके बाद भी बेरोजगारी दर हाईएस्ट क्यों है? 10 से ज्यादा करीब क्यों जा रही है बेरोजगारी दर? और तमाम वो राज्य जहां पर आपकी सरकार है, हरियाणा में सबसे ज्यादा बेरोजगारी दर क्यों है? क्यों नहीं लोगों को रोजगार मिल रहे हैं? एसएससी और यूपीएससी और तमाम एग्जाम्स की क्या हालत है? हम तो उम्मीद करते हैं पेपर जांच के ऊपर भी, पेपर लीक के ऊपर भी आपने पूरी तमाम संस्थाएं अब लगा दी होंगी पीछे, और एफआईआर हो गई होगी उसके ऊपर। केवल आप गुमराह करके वोट लेना चाहते हैं। राजस्थान की तमाम योजनाएं बंद कर दी हैं। 3100 रुपए में अब वहां पर छत्तीसगढ़ के अंदर धान खरीदी हो रही होगी। भूपेश बघेल जी ने कहा अभी 3 दिन पहले कि 2185 पे ही खरीदी हो रही है अभी। तो तमाम झूठ बोलकर आप आते हैं, और 2024 में जनता आपको जवाब दीजिए इसका सुधांशु जी, फिर मैं चुनाव राजीव जी इस के बात पास पर होगा कि आपने कौन कौन से वायदे किए।